क्लास में हमने डिस्कस किया कोगुलेशन क्या होता है, दैट इज सेटलिंग डाउन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। क्लियर, डीपी पार्टिकल के सेटल डाउन होने को ही हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन या फिर फ्लोकुलेशन, और इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन। देन जैसे कल के एग्जाम्पल से हमने इसको समझा था, दैट इज कोगुलेशन। आज इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, कोएगुलेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। फाइन। तो यदि आप किसी सोल में ऑपोजिट आयन का इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, लेट्स सपोज यू आर हैविंग अ सोल। कल हमने आर्सेनिक सल्फाइड का एग्जांपल लिया था। लेट्स सपोज दिस इज आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3। इस पे नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि ये सल्फाइड की ओर है, एज इट इज सल्फाइड ओर हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो यदि यहाँ पे आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, इफ यू ऐड इलेक्ट्रोलाइट इनटू दैट, देन दिस सोल विल बी कोगुलेटेड। अब ऑब्वियसली यदि ये नेगेटिव सोल है तो इसका प्रिसिपिटेशन कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज वाला आयन। ठीक है, तो दिस Na प्लस विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोएगुलेशन ऑफ दिस सोल। दैट्स व्हाई हमने इसको क्या बोला, एक्टिव आयन, बिकॉज इट इज द वन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन। देन अब देखें, कोएगुलेशन अलग अलग कैटायन की अलग अलग होगा, कोएगुलेटिंग पावर जो होगी वो अलग अलग एनाइन या फिर अलग अलग कैटायन का डिफरेंट होगा, वेरी करेगा। तो ये किस रूल से पता चलता है, दैट इज गिवन बाय हार्डी रूल्स रूल। क्लियर। तो इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन यदि आपको पूछा जाए कि दो क्वेश्चन कौन से बनते हैं, तो दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, हार्डी रूल्स रूल। हार्डी रूल्स रूल। फाइन। हार्डी रूल्स रूल क्या है? हार्डी रूल्स इज साइंटिस्ट which give the concept to relate the coagulating power of active ion। मतलब किस आयन का कोगुलेटिंग पावर कम है, किसका ज्यादा है, ये आपको हार्डी रूल से पता चलता है। तो इन्होंने अपने दो कॉन्सेप्ट दिए थे। पहला कॉन्सेप्ट जो है दैट इज फेमिलियर टू अस, दैट इज नेगेटिव आयन विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ गिवन सोल। कोई भी सोल का जो कोगुलेशन करेगा वो उसके ऑपोजिट चार्ज वाला आयन है। यदि सोल पॉजिटिव है तो नेगेटिव आयन कोगुलेट करेगा, और सोल नेगेटिव है तो पॉजिटिव आयन कोगुलेट करेगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ हार्डी रूल। एंड द सेकंड वन, दूसरा क्या है कि कोगुलेटिंग पावर जो होगी बच्चों आयन की, दैट इज प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी रेज टू पावर 4। वैलेंसी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगी। तो पहले राइट डाउन स्टेटमेंट, फिर क्वेश्चन से समथिंग। राइट डाउन द आयन कैरिंग, द आयन carrying opposite charge, the ion carrying opposite charge to that of soul, to that of soul will be responsible, will be responsible for the coagulation of given soul। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, the ion carrying opposite charge to that of soul, to that of soul will be responsible for, will be responsible for coagulation of a given soul। यहाँ से क्लियर है? तो जो आयन होगा उसका सोल से ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए, तभी वो कोगुलेट कर पाएगा। सेकंड पॉइंट लिखें, राइट डाउन सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट क्या है, इस आयन की जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उतनी अच्छी कोगुलेटिंग पावर होगी। तो व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, राइट डाउन द कोगुलेटिंग पावर ऑफ, the coagulating power of the ion is directly proportional to coagulating power of the active ion is directly proportional to, is directly proportional to the fourth power of valency, is directly proportional to the fourth power of the valency of active ion, fourth power of the valency of active ion। देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक सोल ली, लेट्स सपोज, पहले उसको एक्सप्रेशन को लिखें,
coagulating power is directly proportional to valency of active ion raised to power 4. This is Hardy's rule. इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा वैलेंसी होगा उस एक्टिव आयन का उतना अच्छा कोगुलेटिंग पावर होगा। मान लीजिए आपके पास एक सोल है, दैट इज फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल है, दिस इज फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, दैट इज एग्जांपल। इसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल है, क्लियर। अब आपको बोला जाए कि इसके कोगुलेशन के लिए कौन सा सबसे अच्छा है, या फिर कोगुलेशन का ऑर्डर बताओ। इसमें आपने आयन डाला है Cl माइनस, you have added SO4 2 negative, you have added CO4 3 negative, and this is FeCN6 this is 4 negative, like that, clear। Now can you tell me what is the charge over this सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल जो है उस पर क्या चार्ज होता है, चलिए हमने डिस्कस किया था। एग्जैक्टली, दे आर हैविंग पॉजिटिवली चार्ज सोल, क्योंकि हाइड्रोक्साइड है, मेटल की हाइड्रोक्साइड सोल है, उन पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब इसका कोगुलेशन कौन करवाएगा, नेगेटिव आयन, वो चारों नेगेटिव, ऑल फोर गिवन एनाइन आर हैविंग नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब आपको बताना है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ कोएगुलेटिंग पावर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कोएगुलेटिंग पावर। कोएगुलेटिंग पावर किसके प्रोपोर्शनल है, वैलेंसी की पावर 4 के, मतलब वैलेंसी ज्यादा होगी तो कोएगुलेटिंग पावर भी ज्यादा होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो गिवन एनाइन है इट इज हैविंग मैक्सिमम चार्ज -4, so it is having highest coagulating power and least will be corresponding to Cl negative, so it is order of coagulating power, order of coagulating power, so which is the most effective in causing coagulation of given soul, this one, ये वाला जो एनाइन है ये सबसे इफेक्टिव कोगुलेशन करेगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, राइट डाउन। नोट दिस क्वेश्चन, आपके पास सोल है आर्सेनिक सल्फाइड, कंसीडर दिस AS2SC सोल, ये वाला क्वेश्चन हमारे जमाने का है, मींस मेन 2013, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द AS2SC सोल आर्सेनिक सल्फाइड सोल, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ कोगुलेटिंग पावर, ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको और अच्छा बनाते हैं। ऑर्डर ऑफ कोएगुलेटिंग पावर, या फिर आप कह सकते हैं मैक्सिमम कोएगुलेटिंग पावर, मैक्सिमम कोएगुलेटिंग पावर विल बी करस्पॉन्डिंग टू, आपके पास आइंस हैं, यू आर हैविंग डिफरेंट आइंस। तो देखो पहला ऑप्शन है आपके पास PO4 3 नेगेटिव, सेकंड ऑप्शन SO4 2 नेगेटिव, थर्ड ऑप्शन इज Al3 पॉजिटिव, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज मैग्नीशियम +2। फाइन, तो आपको बताना है कि इसके कोगुलेशन के लिए कौन सा सबसे अच्छा एजेंट, एनीवन, कैसे करेंगे इसको, कैन यू टेल मी व्हाट इज द चार्ज ओवर, बिल्कुल सही, योर आंसर इज करेक्ट, Al इज करेक्ट आंसर। कैन यू टेल मी व्हाट इज द चार्ज ऑन आर्सेनिक सल्फाइड सोल, अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, आर्सेनिक सल्फाइड पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब इसको कोगुलेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, पॉजिटिव वाला, वेरी गुड, नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब ध्यान से देखेंगे, काफी बार बच्चे क्या करेंगे, काफी बार सर ये माइनस सही का है, इस पे मैक्सिमम चार्ज है, ये आंसर हो गया, दिस इज रॉन्ग। आपको चेक करना पड़ेगा कि आयन ऑपोजिट चार्ज वाला है कि नहीं। तो ये नेगेटिवली चार्ज सोल है, तो इसको पॉजिटिव आयन कोगुलेट करेगा, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत, दैट मीन्स आउट ऑफ दिस टू ओनली दिस कैन, चार में से दो ही कोगुलेशन कर सकते हैं, और इन दोनों में से भी मैक्सिमम पावर किसका होगा, जिसका चार्ज ज्यादा होगा। तो एल्यूमिनियम +3 करेक्ट, क्लियर। काफी बार सेम चार्ज देके आपको कंफ्यूज कर देंगे, तो सेम चार्ज के केस में क्या करना है, इसमें भी देखो 3 है और इसके भी 3 है, बट ये दोनों सेम नेचर के हो गए नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो इसको कोगुलेट पॉजिटिव वाला करेगा, नोट इट डाउन।
फिर आगे बढ़ते हैं, दैट इज कोगुलेशन वैल्यू। फाइन, लिखा सभी ने? तो इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं बच्चों, यदि पिछले 5 to 6 years की बात करें तो मोर देन इट इज आस्क्ड 5 टाइम। एक बार डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन भी पूछा गया था कि कोगुलेटिंग पावर जो है वो वैलेंसी की पावर कितना वेरी करता है, मीन पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4। नेक्स्ट वन, राइट डाउन कोएगुलेशन वैल्यू। सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या मतलब होता है कोएगुलेशन वैल्यू या फिर फ्लोकुलेशन वैल्यू का। कोएगुलेशन वैल्यू और फ्लोकुलेशन वैल्यू, इसका मीनिंग समझे उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे। तो इसका मीनिंग है कि आपको 1 लीटर सोल को कोगुलेट करने के लिए कितना इलेक्ट्रोड चाहिए। दिस इज 1 लीटर ऑफ सोल। 1 लीटर सोल है, कोई भी सोल हो सकती है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो इट इज 1 लीटर ऑफ सोल एंड टू कोगुलेट, इस पूरी 1 लीटर में जितने भी डीपी पार्टिकल हैं उनको कोगुलेट करना है, सेटल डाउन करना है। तो कितना इलेक्ट्रोलाइट आपको डालना पड़ेगा, कितना मिलीमोल। तो दिस इज द मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक्टिव आयन। So what is coagulation value? What is the coagulation value? It is the millimoles of electrolyte which is required to coagulate 1 liter of salt. Done? To write down, क्या होगी इसकी definition? This is nothing but the millimoles of electrolyte, millimoles of electrolyte required to coagulate 1 liter of salt. 1 लीटर ऑफ गिवन सोल, जो दी गई सोल है उसके 1 लीटर को कोगुलेट करने के लिए कितने मिलीमोल्स रिक्वायर्ड है। चलो इससे यदि एक चीज आपसे पूछी जाए, मान लीजिए किसी की कोगुलेशन वैल्यू 2 है और किसी की कोगुलेशन वैल्यू 3 है, इसको ध्यान से समझेंगे। लेट्स सपोज एक आयन की कोगुलेशन वैल्यू 2 है और एक आयन की कोगुलेशन वैल्यू 3 है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा वाला अच्छा कोगुलेटिंग एजेंट होगा? which will be which will be the better coagulating agent? 2 वाला, दिस इज करेक्ट आंसर। एग्जैक्टली, सेकंड वाला। सोचो अच्छे से, डेफिनेशन समझो, डेफिनेशन पे जाओ। डेफिनेशन क्या बता रही है कि कोगुलेशन वैल्यू इज द मिलीमोल रिक्वायर्ड टू कोगुलेट 1 लीटर ऑफ सोल। 1 लीटर को कोगुलेट करने के लिए कितने मिलीमोल रिक्वायर्ड है? गेटिंग माई पॉइंट? अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो 2 मिलीमोल से काम चल रहा है और इस इलेक्ट्रोलाइट का आपको 3 मिलीमोल डालना पड़ रहा है। इसका मतलब अच्छा एजेंट कौन सा हुआ, जिसके कम के डालने से ही काम हो जाए। इसका मतलब दिस इज द बेटर कोगुलेटिंग आयन। डन? तो डेफिनेशन अच्छे से समझेंगे, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इन पे थ्योरेटिकल। तो क्या हम रिलेट कर सकते हैं कि हायर द कोगुलेशन वैल्यू, हायर the coagulation value, lesser will be coagulating power, lesser will be coagulating power। इसका मतलब यदि आपको 3-4 इलेक्ट्रोलाइट गिवन हो और सभी के कोगुलेशन वैल्यू गिवन हो, तो जिसकी कोगुलेशन वैल्यू ज्यादा होगी उसकी कोगुलेटिंग पावर कम होगी। डन? अब नेक्स्ट टॉपिक है और इसकी एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। राइट डाउन वन मोर डेफिनेशन ऑफ दैट। The minimum concentration of electrolyte, the minimum concentration of electrolyte to cause, minimum concentration of electrolyte required to cause coagulation of given source. The minimum concentration of electrolyte required to cause
coagulation of given food. Fine. Now come to next point. Next topic is the protecting power. ये भी पूछा जा चुका है इसमें, प्रोटेक्टिंग पावर या प्रोटेक्टिव पावर, इसका मतलब क्या होता है? इसमें हमने दो तरह की सोल पढ़ी थी when we are discussing, we were discussing the classification. One is lyophilic and the other one is lyophobic. कौन सी दो सोल थी? एक थी लायोफिलिक, लायोफिलिक सोल, और दूसरी सोल थी लायोफोबिक. अब लायोफिलिक और फोबिक में से कौन कोगुलेट होता है? फोबिक. और जो कोगुलेट होता है वो लेस स्टेबल है. देखिए ध्यान से, लायोफिलिक doesn't coagulate, that's why this is termed as stable soul and it undergoes coagulation. लायोफोबिक जो हुआ वो कोगुलेट हो जाता है, लायोफेबिक कोगुलेट हो जाता है. इसका मतलब ये क्या हो गया? दिस इज अनस्टेबल. देन अब देखो किसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है? एनीवन which needs to be protected? लायोफोबिक, लायोफोबिक जो है इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. किससे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा? उस आयन से जो कोगुलेट करता है, क्लियर, जो प्रिसिपिटेट करता है उस आयन से बचाना है. देन तो लायोफोबिक सोल जो है जनरली अनस्टेबल होती है, which can undergo coagulation. To protect them, lyophilic soul is having unique protecting power. तो लायोफिलिक कोलोइड जो है, ये सोल जो है ये प्रोटेक्टिव कोलोइड का काम करती है, प्रोटेक्टिव सोल का काम करती है. ये लायोफोबिक को ऊपर एक लेयर बना के बचा लेंगी. जैसे देखिए ध्यान से, लेट सपोज कि आपकी लायोफोबिक सोल है, ये इसके डीपी पार्टिकल हैं. तो कोएगुलेशन का मतलब क्या होगा? ये डीपी पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे. बट इस केस में यदि आपने लायोफिलिक सोल डाल दी, लायोफिलिक सोल डाल दी, तो वो लायोफिलिक सोल इन पे एक लेयर बना देंगे. दे विल एक्ट एज प्रोटेक्टिव कोलोइड. देन अब लायोफिलिक सोल तो अलग अलग तरह की होती है, इसका मतलब प्रोटेक्टिंग पावर भी अलग अलग होगी. और प्रोटेक्टिंग पावर को मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलर गोल्ड नंबर जो होता है, there is a quantity which is relating protecting power, that is gold number, which is used to compare the protecting power of lyophilic soul. अब इसको लिखें, write down. Lyophilic soul, note down, lyophilic soul is having unique ability, lyophilic soul is having unique ability to protect, having unique ability to protect lyophobic soul from coagulation, to protect lyophobic soul from coagulation. Then लिखा सभी ने, having unique ability to protect lyophobic soul from coagulation. Comma करके write down comma. After that, the lyophilic soul, the lyophilic soul protect, lyophilic soul protect the lyophobic soul by forming a layer. The lyophilic soul protects the lyophobic soul by forming a layer. इस तरह से लेयर बना बना के बचा लेंगे कोगुलेशन से. Then protect lyophobic by forming layer. That's why lyophilic souls are known as protective colloid. That's why lyophilic soul are known as protective soul या protective colloid. क्लियर? अब देखें किसकी प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, ये आपको गोल्ड नंबर से पता चलेगा. नाउ राइट डाउन व्हाट इज गोल्ड नंबर. पुट द हेडिंग गोल्ड नंबर. दिस इज गोल्ड नंबर. ध्यान से देखें क्या होता है गोल्ड नंबर. पहले इसको समझेंगे फिर से. व्हाट इज गोल्ड नंबर.
गोल्ड ही क्यों दिया गया? क्योंकि रेफरेंस ही हमने गोल्ड का लिया, इसलिए गोल्ड नंबर दिया। कोई और सोल का रेफरेंस लेते तो उसका नंबर देते थे। क्लियर? तो व्हाट इज गोल्ड नंबर? दैट इज, आपके पास 10 ml गोल्ड सोइल है। दिस इज 10 ml ऑफ गोल्ड सोइल। गोल्ड की सोल कितनी है? 10 ml। इसमें आप एक इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो बाहर से। वो इलेक्ट्रोलाइट कितना है? दैट इज 1 ml ऑफ 10%, 1 ml ऑफ 10% NaCl। अच्छा, एक बार सोलिड को साइड में लो। 10% NaCl का मतलब क्या हुआ कि यदि आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 10 ग्राम NaCl। परसेंटेज वेट बाय वेट कॉन्सेंट्रेशन हमने पढ़ी थी चैप्टर 2 में, दैट इज W/W कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है? इसका आपने कितना ml लिया? 1 ml। अब क्या होगा? कोएगुलेशन होगा। गोल्ड सोल नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पे Na+ आयन है। इसके कोएगुलेशन को बचाने के लिए, to protect this 10 ml of gold soul by the action of 1 ml 10% NaCl, how much milligram of lyophilic soul, milligram of lyophilic soul should be added? This is the gold number। मतलब कितना मिलीग्राम हम लायोफिलिक सोल का डालें ताकि वो 10 ml गोल्ड सोइल की रक्षा कर सके। इससे 1 ml 10% NaCl से। दिस इज गोल्ड नंबर। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? फिर देखेंगे कैसे रिलेट करता है। राइट डाउन। फिर इस पे क्वेश्चन कैसे आता है दैट वी विल डिस्कस। राइट डाउन गोल्ड नंबर। इसके अंदर पहले लिखें फिर डेफिनेशन लिखेंगे। डिफरेंट लायोफिलिक सोल, different lyophilic souls are having different lyophilic souls are having different protecting power, are having different protecting power। अलग अलग लायोफिलिक सोल की अलग अलग प्रोटेक्टिंग पावर होगी। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लाइन में लिखें, गोल्ड नंबर इज द मेजर ऑफ प्रोटेक्टिंग पावर। गोल्ड नंबर इज द मेजर ऑफ प्रोटेक्टिंग पावर। अब डेफिनेशन लिखें। व्हाट इज द डेफिनेशन? Write down the definition of gold number. It is the milligram of lyophilic soul. It is the milligram of lyophilic soul which is used to protect, milligram of lyophilic soul which is used to protect 10 ml of gold soul which is used to protect। Okay, चलिए आई एम रिपीटिंग, नो इश्यू। क्या है गोल्ड नंबर उसको फिर से लिखेंगे। दिस इज द मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक सोल, milligram of lyophilic soul required to protect, required to protect 10 ml of gold soul, required to protect 10 ml of gold soul by the action of, by the action of 1 ml, by the action of 1 ml। ओके, स्टेटमेंट रिपीट करना है कि समझाना? चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। राइट डाउन गोल्ड नंबर की डेफिनेशन लिखो। इट इज द मिलीग्राम ऑफ, गोल्ड का ही रेफरेंस क्यों लिया? वैसे इसका कोई लॉजिक नहीं है। देयर इज नो लॉजिक बाय गोल्ड इज टेकन एज रेफरेंस। यू कैन से गोल्ड वाला जो है, गोल्ड का सोल दैट इज हैविंग कॉस्टलियर, यू कैन से। तो गोल्ड को बचाने की जरूरत पड़ी ताकि वो डिपॉजिट नहीं हो जाए। देयर इज नो सच सिग्निफिकेंस। सर केस में 10 ml गोल्ड ही लेना है क्या? यस, इन एवरी केस यू शुड टेक 10 ml ऑफ गोल्ड सोल। हर एक केस में 10 ml ही लेना है। ठीक है? ये फिक्स है। दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन। इवन यू कांट चेंज दिस होल, यू कांट चेंज दिस अमाउंट, इवन यू कांट चेंज दिस इलेक्ट्रोलाइट एज वेल। किसी को भी चेंज नहीं करना। इवन यू कांट चेंज द यूनिट ऑफ दिस लायोफिलिक। ये मिलीग्राम में तो मिलीग्राम में ही होना चाहिए। ओके, हाँ रिपीट कर रहा हूँ बेटा। राइट डाउन लिखिए,
गोल्ड नंबर क्या होता है ये पता चला। एक बार मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। गोल्ड नंबर, गोल्ड सोल लायोफोबिक है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। आपने देखा होगा मेटल सोल पे नेगेटिव है, कल हमने डिस्कस किया। ठीक है, इसमें आप इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे NaCl, तो ये क्या करेगा, ये इस नेगेटिव को पॉजिटिव आयन से कोगुलेट कर देगा, इसको डिपॉजिट कर देगा। यहाँ पे गोल्ड सोल डिपॉजिट होने लगेगी, बट हमें गोल्ड सोल को डिपॉजिट होने नहीं देना है, तो इसके लिए हम इसकी रक्षा करेंगे किससे, प्रोटेक्टिंग सोल से, इट इज लायोफिलिक। ठीक है, तो यहाँ से हम जैसे ही लायोफिलिक डाल दें तो ये लायोफिलिक जो है एकदम से गोल्ड सोल पे लेयर बना देगी। अब चाहे कोई भी आयन हो ये सोल को कोगुलेट नहीं कर पाएगा। तो डेफिनेशन लिखें, राइट डाउन, आई एम रिपीटिंग डेफिनेशन। इट इज द मिलीग्राम ऑफ, it is the milligram of lyophilic soul, milligram of lyophilic soul required to protect, required to protect 10 ml of gold soul, required to protect 10 ml of gold soul by the action of, by the action of, by the action of 1 ml 10% NaCl, by the action of 1 ml 10% NaCl। देखा सभी ने। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए, इसी तरह का क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। लेट्स सपोज दो सोल हैं, लेट्स सपोज आपके पास दो सोल हैं, एक का गोल्ड नंबर है मान लो 2 है, दूसरी सोल है लायोफिलिक जिसका गोल्ड नंबर 3 है। तो बताओ किसकी प्रोटेक्टिंग पावर अच्छी है, हाउ यू विल रिलेट द प्रोटेक्टिंग पावर विद गोल्ड नंबर, कैसे रिलेट करेंगे, फिर से सोचो, अगेन थिंक ओवर दैट, हाउ यू विल रिलेट। गोल्ड नंबर था क्या, 10 ml गोल्ड सोल को बचाने में कितना मिलीग्राम लगा, गेटिंग माय पॉइंट। यदि कम मिलीग्राम लगा होगा, वेरी गुड, 2 इज करेक्ट आंसर। यदि कम मिलीग्राम डाला होगा तो कम ने बचा लिया, यदि ज्यादा गोल्ड नंबर होगा तो ज्यादा मिलीग्राम रिक्वायर्ड होगा। एग्जैक्टली 2, क्योंकि 2 का मतलब है कम लगेगा, वेरी गुड। यदि गोल्ड नंबर कम होगा तो उस सोल की प्रोटेक्टिंग पावर अच्छी होगी। क्लियर, इस पॉइंट को आप नोट करके लिख लें, राइट डाउन, नोट, lesser the gold number, write down, lesser the gold number, higher will be protecting power, higher will be protecting power। जितना गोल्ड नंबर कम होगा उतना अच्छा प्रोटेक्टिंग पावर होगा। जैसे इन दोनों में से मान लीजिए ये गोल्ड नंबर है, तो प्रोटेक्टिंग पावर कैसे कंपेयर करोगे, प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ A इज ग्रेटर देन दैट ऑफ B, क्योंकि A का गोल्ड नंबर कम है, यदि गोल्ड नंबर कम होगा तो प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा होगी, इनवर्सली रिलेटेड है। तो नोट डाउन करें, ये क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं, इट इज ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक न्यूमेरिकल कर सकते हैं, इस पे ज्यादा बनते नहीं है, बहुत लिमिटेड पैटर्न के, उसको भी नोट डाउन करें। मॉड्यूल में और जीपीपी में आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे थोड़े थोड़े। देखा सभी ने, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गोल्ड नंबर से प्रोटेक्टिंग पावर कैसे पता करते हैं। तो जितना कम गोल्ड नंबर होगा उतना ज्यादा प्रोटेक्टिंग पावर होगी। इस क्वेश्चन को लिखें, राइट डाउन, बिल्कुल सिंपल है, बस एक स्टेप का है, डेफिनेशन सेटिस्फाई करवाओ। ऑन एडिशन ऑफ
1 ml of 10% NaCl, 1 ml of 10% NaCl to 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 10 ml of gold coal, to 10 ml of gold coal in presence of in presence of 0.0250 gram of starch. Coagulation is just protected. Starch coagulation is just prevented. ठीक है, आगे क्या बोला गया है? What is the gold number of starch? What is gold number of starch? Read this question. एक बार सभी रीड करेंगे इसको. बहुत सिंपल सा लॉजिक है. देखिए ध्यान से, पूरा गोल्ड नंबर का ही डेफिनेशन है, isn't it? On addition of 1 ml 10% NaCl, ये कंडीशन रखी थी. गोल्ड सोल है आपके पास, दिस इज गोल्ड सोल. इसका कितना ml लिया है? 10 ml. और इसमें हमने क्या डाला है? ऑन एडिशन ऑफ 1 ml 10%, मतलब 1 ml डाला है 10% NaCl का. ठीक है. 0.25. एक बार फिर से करो बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, फिर से चेक करो. छोटी सी गलती हुई है, बस डेसिमल की मिस्टेक. आंसर तो यही होगा, डेसिमल की मिस्टेक है. देखिए ध्यान से, गोल्ड सोल का 10 ml, 1 ml 10% डाला है. गोल्ड सोल नेगेटिवली चार्ज होती है, तो ये इसका कोगुलेशन करवाएगा. इसके कोगुलेशन से हमें बचाना है, तो हम क्या डालते हैं? लायोफिलिक सोल. देखो स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? इन प्रेजेंस ऑफ दिस मच ऑफ स्टार्च. इसका मतलब यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है. ये जो स्टार्च है, ये कोगुलेशन इज जस्ट प्रिवेंटेड, मतलब इतना अमाउंट होगा तो कोगुलेशन जस्ट प्रिवेंटेड, बच गया. यदि इससे थोड़ा सा भी कम होता तो गोल्ड सोल कोगुलेट करना स्टार्ट कर जाती, इजंट इट? इसका मतलब स्टार्च जो है लायोफिलिक का काम कर रही है. इट इज एक्टिंग एज लायोफिलिक सोल. ठीक है. अब इसके कितने ग्राम ने बचा लिया? कोगुलेशन को जस्ट बचाए, कितने ग्राम में? 0.0250 ग्राम. थोड़ा सा और पीछे रह गए, एक डेसिमल. 25 इज करेक्ट आंसर. देखो अच्छे से, बिल्कुल सही है. 2.5 नजदीक ही जा रहे हो, बट थोड़ा डेसिमल की मिस्टेक हो रही है. ठीक, फोकस ऑन बोर्ड, ध्यान से समझें इसको. 10 ml गोल्ड सोल को इससे बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए? 1 ml 10% से बचाने के लिए कितना मिलीग्राम चाहिए, वही आपका गोल्ड नंबर होता है. इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रोटेक्टिंग पावर की वैल्यू ग्राम में दे दी, बट हमारा स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? मिलीग्राम का. तो आपको अल्टीमेटली इस ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है? मिलीग्राम में. कैसे करोगे? मल्टीप्लाई बाई 1000, इजंट इट? मिली का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -3. 1 ग्राम में 10 की पावर -3 मिलीग्राम, इजंट इट? तो 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम हो गए? 1000 ग्राम. 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट आंसर. so just multiply it by 1000 so that you get this number into milligram. So that is 25. This is the gold number of starch. Got it? Is there any doubt in this question? Anyone? ये समझ में आया सभी को कैसे किया हमने? इन्होंने ये जो वैल्यू दे रखी थी, यही तो गोल्ड सोल को बचा रही थी, और ये वैल्यू बस इन्होंने ग्राम में दे दी. और हमारी डेफिनेशन, नोट, हमारी गोल्ड नंबर की डेफिनेशन में वो मिलीग्राम होता है, तो हमने जल्दी से इस ग्राम को किस में कन्वर्ट कर दिया? मिलीग्राम में. गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कन्वर्जन फैक्टर आप लिखते हैं
1 मिलीग्राम का मतलब होता है 10⁻³ ग्राम। तो 1 ग्राम का मतलब कितने हो गए? 10⁻³ मिलीग्राम। तो हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। तो ओके, 100 की जगह बेटा मिलीग्राम मतलब 10⁻³ होता है। देन अच्छा, किसी ने डिवाइड तो नहीं कर दिया उसको? डिवाइड नहीं करना है, रिलेशन देखें मिलीग्राम से ग्राम का और ग्राम से मिलीग्राम का। ये है -3 ग्राम और ग्राम को मिलीग्राम में 1000 मिलीग्राम। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, ग्राम से मिलीग्राम में जाते हैं और मिलीग्राम से ग्राम में 1000 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? नोट डाउन। नेक्स्ट इज राइट डाउन कोलोइड अराउंड अस। अब ये छोटा सा टॉपिक है, कोलोइड अराउंड अस। हमारे नेचर में, सराउंडिंग में कहाँ कहाँ कोलोइड मिलता है? जैसे ब्लू कलर ऑफ स्काई, सबसे पहला स्काई का जो ब्लू कलर होता है वो आप लिख लें, ब्लू कलर ऑफ स्काई। स्काई का जो ब्लू कलर है दैट इज समथिंग रिलेटेड टू कोलोइड, क्योंकि स्कैटरिंग होती है और स्कैटरिंग के कारण ही आपको कलर दिखाई देते हैं। कभी कभार रेड कलर भी दिखाई देता है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू स्कैटरिंग। ठीक है, और स्कैटरिंग मैक्सिमम केसेस में कोलोइड की वजह से ही होती है। तो जो डस्ट पार्टिकल है यू कैन से दैट इज हैविंग कोलोइडल नेचर। ठीक है, नेक्स्ट फोग हो गई, मिस्ट हो गई, जो सर्दी में धुंध सी होती है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कोलोइड। थर्ड, फूड मटेरियल में भी कोलोइड होता है। फूड मटेरियल, फूड मटेरियल में देखें तो मिल्क, मिल्क एक कोलोइड है, लिक्विड इन लिक्विड का। क्लियर? बटर हो गया, मिल्क, बटर, मेयोनीज, तो दीज आर कॉमन। फोर्थ वाला भी कॉमन है, ब्लड। एग्जैक्टली, चीज। अच्छा, चीज, चीज बड़ा याद आया बच्चे को। चलिए, ब्लड हो गया, एग्जैक्टली। चलिए आप चीज भी लिख लीजिए। फाइन, एक सेकेंड, लेट मी रीड योर डाउट, 1 सेकेंड। हाँ, ये कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। स्काई के केस में डीपी पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल होंगे, डीपी में डस्ट होगा और एयर जो है वो डिस्पर्जन मीडियम का काम करेगी। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो स्काई के केस में जो सराउंडिंग है, एटमोस्फेयर है, उसमें डस्ट पार्टिकल जो है वो एयर के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। तो वहां पे एयर एक मीडियम है और पार्टिकल आप कह सकते हैं डीपी है। नेक्स्ट वन, ब्लड। ब्लड आपको याद होगा, इट इज सोल ऑफ एल्ब्यूमिनोइड सब्सटेंस। इसको लिख लें, इट इज सोल ऑफ, स्पेलिंग पे ना जाए, चलिए, एल्ब्यूमिनोइड सब्सटेंस। ये बायोलॉजी का पार्ट है, आप बस इस वर्ड को याद रखें कि ब्लड जो है वो किसका सोल होता है, दैट इज सोल ऑफ एल्ब्यूमिनोइड सब्सटेंस। फाइन, फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ इज इंपॉर्टेंट, फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। ठीक है, इसको लिखें, इसको समझना भी है क्या होता है डेल्टा, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। ये जो 16 ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो समुद्र या नदी के किनारे जो डेल्टा बनता है, जो टिल्ले बनते हैं, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? उसका लॉजिक क्या होता है? जैसे जब भी बारिश गिरती है, वेन एवर इट रेन, जब बारिश गिरती है तो बारिश से जो पानी होता है, बारिश से जो पानी होता है वो पूरा मिट्टी से घुलते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, लाइक दैट। एंड लेट सपोज दिस इज अवर अनदर वाटर बॉडी, दिस इज अनदर वाटर बॉडी। तो मिट्टी से काफी इलेक्ट्रोलाइट वो पानी साथ में लेके आया था, रेन वाटर। और फिर ये जो सी है, लेट सपोज ये समुद्र का पानी है, सी वाटर। सी वाटर इज अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रोलाइट आ रहे हैं और यहाँ से भी इलेक्ट्रोलाइट आ रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव वाले होंगे, कुछ इलेक्ट्रोलाइट नेगेटिव वाले होंगे। इसका मतलब यदि नेगेटिव पॉजिटिव के पास आ गया तो क्या होगा? कोएगुलेशन।
तो उस कोगुलेशन के कारण याद करो अभी डिस्कस किया था, यदि ये पानी नेगेटिव का काम कर रहा है और ये पॉजिटिव का कर रहा है तो भी कोगुलेशन हो जाएगा, और वाइस वर्सा। गेटिंग माय पॉइंट? तो द डेल्टा along the you can say bank of river or bank of sea is formed by the phenomena of coagulation। यहाँ पे ऑपोजिट चार्ज आयन जो है कोगुलेट होते हैं, उसी के कारण आपको डेल्टा दिखता है। दैट डेल्टा इज रिजल्ट ऑफ कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन। क्लियर? इसको नोट करें। ये पूछा जाता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है कि जो डेल्टा है वो किससे बनता है। तो डेल्टा इज रिजल्ट ऑफ कोगुलेशन। देखा सभी ने? इसके बाद कुछ और छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे लिक्विड इन लिक्विड इमल्सन, फिर जेल वाला पार्ट दैट वी हैव टू डिस्कस। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ कोलोइड। राइट डाउन एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड। तो इससे रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्या क्या एप्लीकेशन है? राइट डाउन एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड। कोलोइड की एप्लीकेशन, तो अब कुछ थ्योरी का पार्ट ये थोड़ा बहुत। एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड में देखिए तो सबसे पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। क्लियर? इसको लिखें, दैट इज इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, इसको ध्यान से समझें। स्मोक एक कोलोइड था, इजंट इट? स्मोक वाज ए कोलोइड जिसके अंदर सॉलिड गैस के अंदर डिफ्यूज था। जैसे हमारी एयर के अंदर स्मोक हो, उसमें सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड होंगे गैस के अंदर। यदि हमें उस एयर को प्यूरिफाई करना हो एंड वी हैव टू प्रिसिपिटेट दिस स्मोक पार्टिकल, ये जो सॉलिड है इनको डिपोजिट करना हो, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें होगा क्या, इस तरह का एक, ये बेसिकली एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का भी पार्ट है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे कुछ एक बॉल टाइप होगा। तो यहाँ से आप इम्प्योर एयर डालेंगे, दिस इज इम्प्योर एयर, और यू कैन से स्मोक। स्मोक यहाँ से आपने इंसर्ट की एंड यू वांट टू प्यूरिफाई दिस एयर एंड precipitate these suspended particle in that impure air। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो बॉल है दैट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। इसके कारण क्या होगा, लेट सपोज स्मोक के पार्टिकल पे जो भी चार्ज होगा उसके ऑपोजिट चार्ज के इंटरेक्शन में आके वो सारे स्मोक के पार्टिकल डिपोजिट हो जाएंगे एंड यू विल गेट दिस प्योर एयर ओनली एट द आउटलेट। क्लियर? सो इट इज इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। स्मोक के पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा प्रेसिपिटेट किया जाता है, कोगुलेट किया जाता है। देन नेक्स्ट, कुछ और डेली लाइफ में इसके यूजेस हैं, जैसे मेडिसिनल में, मेडिसिनल यूज। मेडिसिनल में एक और होती है एग्री रोल, दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्री रोल। ये जो सोल होती है ये सिल्वर की सोल होती है, दैट इज सोल ऑफ सिल्वर। क्लियर? और ये आई लोशन के तौर पे काम आती है, इट इज यूज्ड एज आई लोशन, आई लोशन। क्लियर? तो इट इज सोल ऑफ सिल्वर, इसको याद रखें। एग्री रोल, दिस इज सोल ऑल एजी, दैट इज अनदर एप्लीकेशन। आई लोशन के तौर पे हम एग्री रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन से इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं, जैसे सोप एंड डिटर्जेंट। गेटिंग माई पॉइंट? तो इनिशियल में हमने मिसल फॉर्मेशन किया था तो वहां भी कोलोइड आता है। तो सोप एंड डिटर्जेंट, दीज आर द अनदर एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड। क्लियर? फोर्थ वन,
इज द रबर। गेटिंग माय पॉइंट, रबर जो होता है दैट इज ऑल्सो related to colloid. It is obtained from exactly used as food material. This is also application we can say. Rubber जो है that is obtained from bark of a tree, and that tree is found in Sri Lanka, and that is something related to latex. Clear? तो रबर का जो लेटेक्स का रिलेटेड पार्ट है that is having colloidal nature. लेटेक्स का colloidal nature होता है, बहुत इंपॉर्टेंट. This latex is having colloidal nature. जो रबर है ये कहाँ से मिलता है? दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ रबर ट्री. रबर ट्री की छाल से मिलता है, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लेटेक्स, एंड दैट लेटेक्स इज एग्जिस्ट एज कोलोइडल नेचर. देन एक और प्रोसेस होता है टैनिंग. इसको भी समझे क्या होता है टैनिंग. टैनिंग जो है वो जो लेदर होता है LATHER लेदर, जो चमड़ा होता है उसको ड्यूरेबल बनाने के लिए. वैसे तो जहाँ से उसका प्रोडक्शन होता है उसको वैसा ही रखा जाए तो वो सड़ जाएगा एंड दैट विल डिकम्पोज. तो टू प्रिवेंट दैट फ्रॉम डिकम्पोजिशन वी हैव टू यूज द फिनोमिना ऑफ टैनिंग. तो उस लेदर की टैनिंग की जाती है, उसमें क्रोमियम के सोल्ट इस्तेमाल काम में लिया जाता है. तो टैनिंग के बाद रबर जो है वो ड्यूरेबल हो जाता है. क्लियर? तो टैनिंग इज यूज्ड इन केस ऑफ लेदर, used in case of leather to make it durable, and to prevent it from decomposition. Clear? अच्छा, एक और लिख सकते हैं आप ink and paint. Ink and paint, these are also part of colloid. Clear? तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड. ये सारी बातें याद रखनी है. कौन कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन क्या होता है, किसका प्रेसिपिटेशन होता है, कैसे होता है. मेडिसिनल यूज में एग्री रोल आपको याद होना चाहिए. एग्री रोल जो होता है वो आई लोशन के तौर पे काम आता है और वो सिल्वर की सोल होती है. सोप और डिटर्जेंट, उसका तो मैकेनिज्म हमने देखा था, दैट इज मिसल फॉर्मेशन. रबर जो है ये आपको रबर ट्री के छाल से मिलता है, दैट इज बार्क ऑफ रबर ट्री, एंड दैट लेटेक्स इज हैविंग कोलोइडल नेचर. ये जो लेटेक्स होता है रबर का, इसका कोलोइडल नेचर होता है. और टैनिंग क्या होता है? टैनिंग मतलब लेदर की क्वालिटी को प्यूरिफाई करने में काम आता है, उसमें क्रोमियम के सोल्ट काम आते हैं. आप लिख सकते हो क्रोमियम सोल्ट आर यूज फॉर टैनिंग. क्रोमियम सोल्ट आर यूज. और एक और एप्लीकेशन दैट इज इंक एंड पेंट. क्लियर? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज राइट डाउन इमल्सन. नेक्स्ट इज इमल्सन. इमल्सन क्या होता है, कितने टाइप का होता है उसको लिखें. अच्छा, कैन यू टेल मी इमल्सन जो था, इमल्सन में कौन सा डीपी था और कौन सा डीएम था? विच स्टेट ऑफ डीपी एंड विच स्टेट ऑफ डीएम? एनीवन? लिक्विड इन लिक्विड. याद होगा आपको कि जब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिस्पर्स होता है, इसी कोलोइडल स्टेट को कहते हैं इमल्सन. क्लियर? तो इमल्सन इज द कोलोइड in which liquid is dispersed in liquid. एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के अंदर डिस्पर्स होगा. लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड. फाइन. तो इमल्सन दो तरह का होता है, एक होता है ऑयल इन वाटर और दूसरा होता है वाटर इन ऑयल. देखें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्सन. अच्छा, ये क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें डीपी पार्टिकल भी लिक्विड है, तो डीएम पार्टिकल भी क्या है बच्चों? लिक्विड. लिक्विड एंड लिक्विड. Fine. Now, emulsion is of two types, that is oil in water. Oil in water, पानी में तेल और तेल में पानी. Water in oil. Water in oil. इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. That is OW and this is WO. So can you tell me milk जो है वो किस तरह का emulsion होगा? Anyone? Milk will be emulsion of which type? Oil in water or water in oil?
सोचो अच्छे से। ऑयल इन वाटर, वेरी गुड। कैसे पता चलेगा? वेरी गुड, ऑयल इन वाटर। ठीक, कैसे पता चलेगा? ऑयल इन वाटर का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस ऑयल इन वाटर? मतलब यहाँ पे आपका डीपी क्या है? ऑयल है। और डीएम क्या है? वाटर। लाइक दैट। क्लियर? वाटर इन ऑयल का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे डीपी वाटर है और ऑयल क्या है? डीएम। लाइक दैट। मिल्क को यदि हम कंसिडर करें तो मिल्क में पानी वाला पार्ट ज्यादा है, इसका मतलब डिस्पर्सन मीडियम वाटर है, और फैट वाला पार्ट कम है। इसका मतलब डीपी आपका ऑयल है, फैट है। तो मतलब ऑयल इन वाटर, दैट इज मिल्क। दिस इज मिल्क। और जो कोल्ड क्रीम्स होती है बच्चों, कोल्ड क्रीम्स आर एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन ऑयल। क्लियर? इसको नोट करें। क्लियर? इमल्सन के केस में लिक्विड लिक्विड में डिस्पर्स होता है। दो तरह का इमल्सन हो सकता है, ऑयल इन वाटर या फिर वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर में डीपी ऑयल है, डीएम वाटर है, क्योंकि हमने तेल को पानी में डाला है। दूसरे में वाटर इन ऑयल, पानी को तेल में डालेंगे तो तेल डीएम बन जाएगा और डीपी आपका वाटर होगा। नेक्स्ट वन। अच्छा, ये जो ऑयल इन वाटर वाला इमल्सन है बच्चों, दैट इज जनरली अनस्टेबल। नोट डाउन। द ऑयल इन वाटर, the oil in water emulsion is generally unstable, is generally unstable and separated into two layers, and separated into two layers. Clear? तो जो ऑयल इन वाटर है, जो पहला केस वाला था मिल्क वाला, वो वाला थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल होने का मतलब वो डीपी अलग कर देगा और डीएम अलग कर देगा, दोनों लेयर सेपरेट कर देगा। उसको स्टेबल करने के लिए हम बाहर से एक एजेंट ऐड करते हैं, उसको बोला जाता है इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है? तो लिखें, द ऑयल इन वाटर emulsion is generally unstable. To stabilize it, to stabilize it, a third component is added. A third component is added, known as emulsifying agent. Known as emulsifying agent. ठीक है? ब्रैकेट में लिख लो, प्रोटीन काम में आता है मेनली। अंडर ब्रैकेट राइट डाउन प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो इमल्सन को लेयर्स में सेपरेट होने से बचाता है। डन। इसी से एक और छोटा सा टॉपिक है, डी इमल्सिफिकेशन। डी इमल्सिफिकेशन, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? व्हाट इज मीनिंग ऑफ डी इमल्सिफिकेशन? इमल्सन का ऑपोजिट। इमल्सन को यदि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट कर दें, डीपीडीएम को अलग कर दें, तो डी इमल्सिफिकेशन हो जाएगा। इमल्सिफिकेशन का मतलब इमल्सन बनना, और डी इमल्सिफिकेशन का मतलब इमल्सन का ब्रेक होना। देन टू राइट डाउन, वाटर इन ऑयल के एग्जांपल बेटा कोल्ड क्रीम आप लिख सकते हैं। क्लियर? कोल्ड क्रीम, कोल्ड क्रीम। जो लोशन है वो भी इसी के अंदर ही आएंगे। फाइन। तो डीइमल्सिफिकेशन लिखें, द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ conversion of emulsion into its, the process of conversion of emulsion into its constituent, constituent is known as de-emulsification. Then अब एक छोटा सा टॉपिक है, that is the last topic of today's lecture and chapter, that is gel. Write down gel. अब जेल क्या होती है? व्हाट इज जेल? जेल वो कोलॉइड है जिसमें लिक्विड सॉलिड के अंदर डिस्पर्स होगा।
Clear? So gel is the colloidal state in which a liquid is dispersed. Liquid is dispersed in solid. Liquid is dispersed in solid. Clear? तो जेल क्या होगा? वो कोलोइडल स्टेट जिसमें एक लिक्विड एक सॉलिड में डिस्पर्स हो. इसका मतलब डीपी क्या हो गया? डीपी एक लिक्विड होगा. लिक्विड को किस में डिस्पर्स किया? सॉलिड में. तो व्हाट विल बी द डीएम? दैट वुड बी सॉलिड. इजंट इट? अब जेल दो तरह की होती है that we can suggest, that is elastic and inelastic. So there are two type of gel, that is elastic gel, and the second one is inelastic gel. Inelastic gel. इलास्टिक जेल क्या होगी? जिसके पास इलास्टिक प्रॉपर्टी है. गेटिंग माय पॉइंट? जिसको पुश और पुल करके वापस ओरिजिनल स्टेट में हम ला सकते हैं. तो the gel which possess elastic property is elastic gel. Elastic property is elastic gel. इसका मतलब inelastic gel क्या होगी? इसके पास इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं होगी. that doesn't possess elastic properties. Elastic properties. इसका एक एक एग्जांपल आप याद रखें. दिस इज सिलिसिक एसिड. इन इलास्टिक जेल का एग्जांपल सिलिसिक एसिड. सिलिसिक एसिड. और इलास्टिक जेल का एक एग्जांपल आप याद रखें, दैट इज अगार अगार पेस्ट. अगार अगार पेस्ट is the example of elastic gel. Then that chapter is over. दो टर्म मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, देखते हैं कौन पता करेगा. द वन इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ इम्बाइबिशन. ये अपने जो बायोलॉजिकल स्टूडेंट हैं उन्होंने ये पढ़ा होगा. व्हाट इज मीनिंग ऑफ इम्बाइबिशन एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ वीपिंग. वीपिंग तो वैसे वीपिंग का मतलब तो पता चल रहा है, रोना. बट यहाँ पे केमिस्ट्री में इस चैप्टर के अंदर वीपिंग का क्या मतलब होगा. देन टेक ए स्क्रीनशॉट. टेक ए स्क्रीनशॉट. तो ये दोनों टर्म आप नेक्स्ट क्लास में पता करके आएंगे. व्हाट इज मीनिंग ऑफ इम्बाइबिशन एंड वीपिंग. वीपिंग. ओके. वो सिलिसिक एसिड. सिलिसिक एसिड H2SiO. H2SiO सिलिकॉन का एसिड है. देन वीपिंग बच्चे रिलेटेड है इसी टॉपिक से. वीपिंग क्रीम ये तो देखना पड़ेगा मुझे. जेल के अंदर तो होता है वीपिंग और इम्बाइबिशन दोनों फिनोमेना. चलिए आप पता करके आइएगा. तो थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे. नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मेटलर्जी, दैट इज चैप्टर नंबर 6.